नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बात कर रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। बिहार का जो TRE 3.0 है उस पर हम सभी चर्चा हो रहा है। इसमें से PRT के थ्रू जो आप सभी के 28,000 के आसपास भर्ती आई है और टोटल तो आपको पता होगा कि लगभग 87-88 हज़ार के आसपास भर्ती है। इसमें हम सभी जो PRT के स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन जो कि 15 प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं। और अगर बात किया जाए या जो आपका सेशन होगा बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि 15 नंबर आप सभी जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, 15 नंबर तो बड़ी बात होती है। साथ ही अगर हम बात करेंगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे SCRT और NCERT के जो बुक हैं, जो NCERT है जो अपने पूरे भारत में चलता है जो बुक, और जो SCRT की बुक जो स्टेट के बुक होते हैं जो प्राइमरी में चलते हैं, उसके दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है और हर प्रश्न आप सभी की SCRT और NCERT का ही रखने का प्रयास किया गया है। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हम सभी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम सभी आज का जो क्लास होगा वह लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है, डे दूसरा है। पहला जो फर्स्ट डे ने हम सभी ने 50 क्वेश्चन देखा था, क्योंकि हम अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं EVS के प्रश्न, लेकिन आपके कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। यह आपको ध्यान में होगा, आप ध्यान दिए होंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हार्ड होते हैं। बहुत बारीकियों से समझना पड़ता है, विशेषताएं जानना पड़ता है कि किस राज्य में क्या विशेषताएं हैं जो आपके NCERT और SCRT में दिए गए हैं। तो एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और इसको देखिए और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो साथ ही आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। तो कहां पर आप देख सकते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे करा है। लद्दाख एवं कारगिल एवं कश्मीर और केरल, दिल्ली और एवं मिजोरम, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा। कहां पर आपसे कह रहा है कि भाई साहब आप देखते हैं किस स्थान पर जहां आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में करते हैं। तो हम करते हैं लद्दाख, और कहां करते हैं आप लद्दाख में करते हैं ना, हम केरल में करते हैं और कश्मीर में करते हैं। कहां भाई, ना लद्दाख में तो हम नहीं करते हैं और ना कारगिल में करते हैं, तो हम करते हैं वह कश्मीर और केरल में करते हैं। ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन में, कश्मीर और केरल। तो कश्मीर में जो आपकी झीलें उसमें यात्रा करते हैं, घूमते हैं, और कहीं ना कहीं आप केरल में जानते होंगे यहाँ पर भी हम सभी झीलों में घूमते हैं, यात्रा करते हैं। तो हमारा जो लद्दाख और कारगिल ना बनेगा, दिल्ली और मिजोरम भी ना बनेगा। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या 20 का करेक्ट ऑप्शन। तो गलत है, सी भी गलत है, डी तो ऐसे गलत है, ई तो अपने आप गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर। भाई साहब कह रहा पृथ्वी का सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको बस समझना होता है, कि यहाँ पर फिल करना, क्योंकि प्राइमरी की आप सभी टीचर बनेंगे और प्राइमरी की स्टूडेंट को आप पढ़ाने वाले हैं। जब आपको SCRT NCERT का नॉलेज होगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। तो कह रहा पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। चीता है क्या, कुत्ता, डॉल्फिन, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कह रहा पृथ्वी सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। तो जो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी बोला जाता है वह डॉल्फिन बोली जाती है, और आपको सीधा सा पता होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या थर्ड। भाई साहब कह रहा है मछली को अपनी दिशा बदलने और जल में संतुलन बनाए रखने में क्या मदद करता है। थूथन, या फिर आपका सपाट पंख या पूंछ, या फुफ्फुस, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बनेगा इसमें से। का भाई साहब जो मछली को अपनी दिशा बदलने और जल में संतुलन बनाए करने में मदद मिलता है। थूथन ना भाई। सपाट पूंछ और सपाट पंख और पूंछ एकदम है। जो उसके क्या होते हैं, उसके जो सपाट पंख है और पूंछ है वही क्या करता है, मछलियों को अपनी दिशा बदलने और जल में संतुलन बनाए रखने का कारण है। सीधा सा ऑप्शन संख्या बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या फोर्थ। करा कि यहां पर आपको फिल करना है, शब्द फिल करना है। देखिएगा सेंटेंस में पढ़ता हूं। करा कि एक नरम शरीर वाले जलीय जीव को संदर्भित करता है जिसमें गलफड़े
8 भुजाएं और एक बल्बनुमा सिर होता है? ऑक्टोपस बोला जाता है, या झींगा मछली, या समुद्री सांप, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 का क्या बोला जाएगा? तो करा कि एक नरम शरीर वाले जलीय जीव जो संदर्भित करता है, इसमें से गलफड़े का 8 भुजाएं और एक बल्बनुमा सिर होता है, वह बोला जाता है ऑक्टोपस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्टोपस बोला जाता है। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, परखिए, आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे ईबीएस के। नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि आपको पता है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बोर्ड दिया गया है अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि जो हम पूछेंगे वह सीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से ही पूछेंगे। तो पौधे खाने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? जो पौधे खाते हैं, पौधे खाने वाले जानवर को क्या बोला जाता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, मांसाभक्षी, या शाकाहारी, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? जो पौधे खाने वाले जानवर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो पौधे खाते हैं भाई साहब, वह सिर्फ जो पौधे खाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। क्या आपका? शाकाहारी बोलते हैं। जो पौधे खाते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं, तो उत्पादक को खाने वाले को हम क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे आपका हमेशा से शाकाहारी होता है, उसे न मांसाहारी बोला जाएगा। मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है, जो हमेशा से शाकाहारी जीव को खाता है, उत्पादक को नहीं खाता है। मांसाहारी उत्पादक, या पर पौधे खाने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? बस हमेशा से शाकाहारी बोला जाता है। सर्वाहारी तो नहीं होगा, दोनों को खाएगा, मांस जो बच्ची वैसे भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर। ध्यान देते हुए चलिए, कई साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर थे। तो आपको पता है कई साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन क्या है? अब नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे जीव का नाम बताइए जो दिखने में डायनासोर के समान हो। कारण कि भाई जिराफ है क्या? डायनासोर की तरह लगता है, या बाघ लगता है, छिपकली लगता है, या गिरगिट लगता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम जानते हैं जब या समाप्त हो गया डायनासोर, तो ऐसा जो डायनासोर की तरह दिखने वाला जो जानवर है वह कहलाता है छिपकली। जब आप छिपकली को देखेंगे तो कहीं ना कहीं डायनासोर बड़ा आकार में होता था, उसको हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी आकार में छिपकली दिखता है। छिपकली की बात करेंगे तो छिपकली जिस प्रजाति का, जिस सरीसृप का वह है, जिस प्रजाति का जंतु है, जीव है एक तरीके से, उसी प्रजाति का वह भी क्या है? जीव था, और डायनासोर भी, लेकिन वह विलुप्त हो चुका है अभी तो आप देखते होंगे घरों में छिपकली। नेक्स्ट आगे, और आप अगर आपको लगता हो कि सर ने सही बताया गलत, तो एक बार आप सर्च करके फोटो देख लीजिए, वह आपके लिए समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का होता है, सेम मिलता है कि नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरते हुए वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? और यह क्वेश्चन आप सभी के पीआरटी के एग्जाम में और बड़े बड़े एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, या कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम जानते हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव तो राजस्थान में है, ना बनेगा। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका सही है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी, मणिपुर। तो हमारा जो होगा इसमें से जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम कीबुल लामजाओ को बोलते हैं। ऑप्शन संख्या 7 का बी ऑप्शन। भितरकनिका जो है वो उड़ीसा में है। नहीं भाई साहब, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन संख्या सीधा सा बी ऑप्शन। डी भी कट है और ई भी कट है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, सुंदरबन पारिस्थितिकी आवास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व का, या टाइगर रिजर्व का, राष्ट्रीय उद्यान का? उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। सुंदरबन जो है पारिस्थितिकी आवास है, तो निम्नलिखित में से किसका दर्जा दिया गया? आप बताइएगा किसका दर्जा है? तो हम जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। आप कह सकते हैं टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है और राष्ट्रीय उद्यान का भी दिया गया, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है? कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 9 नंबर का क्या होगा? बेहतरीन प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे
सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र होगा? तो पूर्वी हिमालय पूछ रहा ना, तो पूर्वी हिमालय का मतलब है कहीं ना कहीं आपका पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे। क्या जाएंगे? पूर्वी हिमालय। जब भारत का मैप आप देखेंगे तो पूर्वी हिमालय किधर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश आपका सिक्किम की तरफ पड़ेगा। तो इसमें से किमुलाम जाओ की बात करेंगे तो नीचे है मणिपुर, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जिम कार्बेट या उत्तराखंड में है, गलत है भाई। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट ऑप्शन सी इसका। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, क्योंकि आपसे कर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जिसे बोलते हैं शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जिसे हम बोलते हैं साइलेंट वैली या शांत घाटी बोला जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? शांत घाटी बोला जा सकता है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित? केरल जी एकदम। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो गलत होगा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ गलत है, उड़ीसा भी गलत है, केरल आपका राइट ऑप्शन सीधा सा क्या बनेगा? केरला में शांत घाटी है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। आगे आपके सामने अगला प्रश्न 11 नंबर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का निवास स्थान कहां? निवास करके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का में कौन सा निवास स्थान, मतलब क्या करा इसमें निवास करते हैं, ऐसा पूछ रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में निवास स्थल किसका है, ऐसा बोला जा रहा है। तेंदुओं का, तो हाँ तेंदुओं का भी है। रणथंभौर जो आपका कहां पड़ता है? रणथंभौर की बात करें आपका राजस्थान में। तो बाघों की बात, बाघों का भी है, और जो दलदली जो मगरमच्छ है इनका भी है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन संख्या डी इसका बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तीनों का, तेंदुओं, बाघों और दलदली मगरमच्छों का भी है, ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय हाथी को राज्य पशु घोषित नहीं किया गया है? कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको पेपर में टपकने के चांसेस रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय हाथी को राज्य पशु को राज्य पशु को घोषित नहीं किया गया है? तमिलनाडु, केरल, या तमिलनाडु का तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से भैया राइट ऑप्शन होगा? अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 12 का, प्रश्न संख्या 12 का क्या राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे तो यह घोषित नहीं है, वह तमिलनाडु का घोषित नहीं है, वह आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए। कर्नाटक, केरल होगा, लेकिन यह भारतीय राज्य जहां पर राज्य पशु के रूप में घोषित नहीं है, तमिलनाडु में। आगे का कि नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भूमि पर विश्व के सबसे बड़े जानवर के रूप में जाना जाता है? कि चीता, हाथी, भालू, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से किसे भूमि पर कौन सा ऐसा जानवर है जिसे बोला जा रहा है किसे भूमि पर विश्व का सबसे बड़े जानवर के रूप में जाना जाता है? क्या चीता को? तो चीता को नहीं जाना जाता है। चीता दौड़ने में स्पीड है, लेकिन बड़े जानवर में नहीं। भालू ना भाई, हाथी को जाना जाता है, ऑप्शन संख्या बी है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारी पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? हमारी पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? पर्वत को, रेगिस्तान को, वन को, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो क्या हुआ होगा आपके? रेगिस्तान नहीं भैया। क्या पर्वत? नहीं है। वह किसे बोला जाता है? वन को बोला जाता है। क्या? वन को बोला जाता है, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ओके, आगे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, करेंगे वृक्षों का उच्च पैमाने पर रोपण कहलाता है। जो वृक्षों का उच्च पैमाने पर रोपण हम क्या बोल सकते हैं, उससे क्या कहा जा सकता है? वनोन्मूलन, या फिर वनीकरण, या मृदा अपवर्धन, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे? वृक्षों का उच्च पैमाने पर रोपण क्या कहलाएगा? जो वृक्षों का उच्च पैमाने पर हम रोपण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जी जवाब दीजिएगा। इसका आंसर आप फटाफट करते चलेंगे तो बेहतर होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? वन उन्मूलन। तो वन का उन्मूलन करें तो वन का कटाई तरीके से हो जाएगा, तो रोपण थोड़ी ना होगा भाई साहब। करके मृदा अपरदन ना, आप उससे बोलते हैं वनीकरण बोला जाता है, ऑप्शन संख्या बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? कौन सा ऐसा इसमें से है जिसे हम सामाजिक कीट नहीं जानते हैं? भाई साहब कर मधुमक्खी है, या फिर चींटी है, विंग है, दीमक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो किसे हम बात कर रहा है, किसे हम सामाजिक जीव नहीं जानते हैं, किसे हम सामाजिक जीव नहीं जानते हैं, वो आपका बनेगा भृंग बनेगा। क्या बनेगा? भृंग बनेगा। ऑप्शन संख्या सी है, ऑप्शन संख्या सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ रहा मधुमक्खी होता क्या? मधुमक्खी क्या सामाजिक होता है, ग्रुप में रहते हैं। मचीटी है, ग्रुप में होते हैं। दीमक है, ग्रुप में होते हैं। लेकिन भाई साहब भृंग की बात करेंगे या नहीं होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के द्वारा, कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। यह कह रहा कि मैगाट एवं भृंग, कह रहा कैटरपिलर एवं मधुमक्खियां, या कैटरपिलर एवं मैगाट, या उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से बनेगा? प्रश्न संख्या 17। तो हम जानते हैं इसमें से क्या हो सकता है जी, इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा। कह रहा कि उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है, जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। तो मैगाट भृंग ना भाई, जो कैटरपिलर मधुमक्खियां, या भी नहीं होगा। लार्वा का उदाहरण तो कैटरपिलर एवं मैगाट होगा। ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। क्या बनेगा? कैटरपिलर एवं मैगाट जो होगा यह बनेगा। तो हम भृंग की बात करेंगे तो भृंग क्या है? एक तरीके से आपका कीड़ों के लार्वों से नहीं बनता। मैगाट तो बनता है, कैटरपिलर भी बनता है, लेकिन मधुमक्खियां नहीं बनती है। ठीक है, तो आपका कैटरपिलर एवं मैगाट होगा। ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न कर केचुओं के बारे में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। नीचे दिए गए केचुओं के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार आपको करना है। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। या केचुओं का मल जो होता है वह मृदा का उर्वरक या उपजाऊ बनाता है। सही कथन या कथनों का चयन करना है। केवल फर्स्ट या बी, केवल ए, केवल बी, केवल सी, या प्रतिमेय सी, एक से दी। क्या बनेगा इसका? प्रश्न संख्या 18 नंबर। प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए जवाब दीजिएगा। आपका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, जवाब दीजिएगा इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो केचुओं के संदर्भ में आपसे बात जा रहा है। केचुओं को किसान का मित्र बोला जाता है, आपको पहले से पता होगा। अच्छा, केचुओं को मित्र बोला जाता है किसान का, तो इसमें से ध्यान दीजिए केचुए खेत में छेद बनाते हैं। तो आप जानते हैं केचुओं को किसान का मित्र इसी वाले क्योंकि उर्वरकता शक्ति बढ़ा देते हैं, क्योंकि चालते रहते हैं मिट्टी को, और चालते हैं तो हवा का पास होता है, ऑक्सीजन उससे गुजरता है। तो कह रहा कि केचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा, ये ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, तो खोखला बनाते हैं जमीन को, और खोखला बनाने से और उर्वरकता बढ़ता है। केचुओं का मल जो मृदा के उर्वरक या उपजाऊ बनाते हैं। तो इसका मतलब पूरी तरीके से तीनों ऑप्शन राइट है, ए भी, बी भी और सी भी। तो ए बी सी है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हम सभी आगे। कह रहा कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? भाई साहब मधुमक्खी पालन की बात कर रहा है, और मधुमक्खी पालन की बात किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से होते हैं। मधुमक्खी पालन की बात हो रहा है। मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सा, मतलब अवधि का मतलब कौन सा महीना होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। जनवरी से मार्च, या फिर आपका अक्टूबर से दिसंबर, या जुलाई से सितंबर, या फिर उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मधुमक्खी पालन का, जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन की आपकी बात कर रहा है, कह कि सबसे अच्छा समय कौन होता है? प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 19 का कौन सा महीना होगा भाई साहब? अक्टूबर से नवंबर तक का जो महीना होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है, वह मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रमिक मधुमक्खियों के बारे में सही है? जो श्रमिक मधुमक्खी उनके बारे में आपसे कहा कौन सा इसमें से कथन सही होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा भाई साहब। कहा कि मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, जो क्या करती है? अंडे देती है। नर मधुमक्खियों को श्रमिकों के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। कहा कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से क्या होगा? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा यहां पर कह रहा है मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या है? एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो हर छत्ते में रानी मधुमक्खी नहीं होती है,
हर छत्ते में रानी मधुमक्खी नहीं होती है, या भी आप लोग ध्यान देंगे। तो मधुमक्खियों की जो रानी मधुमक्खी है वह सिर्फ अंडे देती है, और जो मादा, जो आपके नर हैं, जो मादा है ना, जो आपके रानी मधुमक्खी है जिसे मादा मधुमक्खी बोलेंगे, वह आपका सब मच नहीं देती है। तो उसका काम होता है कि अंडे देकर सेना वहीं पर बैठी रहेगी, और जो आपके नर मधुमक्खी है वह सामान लाएंगे, सामान चुन चुन के क्या करके ला के उसको वहां पर इकट्ठा करेंगे। तो मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, गलत है। नर मधुमक्खियों की श्रमिकों के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। भाई क्यों नहीं होता है? गलत। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। तो क्या होगा? एकदम बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं छत्ते की अधिकांश किया जाए तो छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां क्या होती है? श्रमिक होती हैं। और बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कारण नर मधुमक्खियां को श्रमिक मधुमक्खियों के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होता। तो हमेशा से आपको पता है नर मधुमक्खी का काम ही होता है, वह श्रमिक का ही काम करता है। और इसका राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 20 का सी ऑप्शन। या भी गलत है और या डी और ई तो वैसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर। सड़क यातायात सिग्नलों में शीर्ष पर लगी रोशनी आमतौर पर किस रंग की होती है? लाल, हरा, नारंगी, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा भैया, आपने यह देखा होगा क्या? आपने देखा होगा जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल का जो सबसे ऊपर होता क्या? रेड कलर का होता है, सबसे रेड कलर का होगा। फिर किसका होता है? फिर हम जानते हैं भाई साहब, ध्यान दीजिए, बना देता हूं मैं यहां पर, बना देता हूं सिग्नल, ठीक है। तो सबसे पहले रेड होता है, फिर कौन सा होता है? फिर येलो होता है। क्या होता है? येलो होता है। आगे हम बात करें, येलो होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है? ग्रीन होता है। सबसे नीचे ग्रीन होता है भाई, सबसे नीचे ग्रीन आप बना देंगे, ठीक है, ग्रीन बना देंगे। सबसे नीचे ग्रीन होता है। ऐसा ही होता ना? ऐसा ही तो होता है जी, एकदम होता है ऐसा ही। तो ये आपसे पूछ रहा है, यह आपका जो बनाया गया है, कर कि सड़क यातायात सिग्नलों में शीर्ष पर लगी रोशनी आमतौर पर किसका होता है? तो लाल का होता है। शीर्ष पर लाल होता है। नीचे पूछता तो फिर हरा हो जाता है। ऑप्शन संख्या ए बनेगा। नेक्स्ट आगे चलें, नेक्स्ट आगे बात किया जाए। ओके, प्रश्न संख्या 22 का हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ का सहयोग किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसे आप लोग ध्यान देकर जाइएगा, फंसने के चांसेस रहेंगे। हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किसके संस्था के साथ समझौता किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, जो आईआईटी दिल्ली के साथ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के साथ, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ, या उपयुक्त में से एक से थी। तो किसके साथ किया है? बेहतरीन प्रश्न संख्या 22 नंबर के साथ अगर बात करें तो हाइपरलूप जो प्रणाली है ना, इसके विकसित करने के लिए जो भारतीय रेलवे ने संस्था ने से साथ सहयोग किया है वह किया भारतीय आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास के साथ किया। ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने है। भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर क्या लक्ष्य रखा है और इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। या प्रश्न को ध्यान में रख के जाइएगा। कर भाई साहब, कल भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर ना, ठीक है, तो कब तक लक्ष्य रखा है और कब तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य हुआ है? 2025 तक कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना, या 2030 तक शुद्ध कार्बन करा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना, या 2035 तक पूर्ण कार्बन तटस्थता प्राप्त करना, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 23 का क्या राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन है। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? तो हम जानते हैं भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर के क्या लक्ष्य रखा है, जो इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, वह कहा है 2030 तक शुद्ध क्या करेगा? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है, यह लक्ष्य रखा। ऑप्शन संख्या बी। तो 2030 तक उसने लक्ष्य रखा है कि भाई साहब 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें। प्रश्न संख्या 24 रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट। जो सवारी करा कि रेलवे का जो सवारी डिब्बा कारखाना ना, जिसमें हम सभी रेलवे में यात्रा करते हैं, वही करा सवारी डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर करा कि स्थित है? पटियाला, या पेमंबूर चेन्नई, या चितरंजन, या फिर करा के बेंगलुरु, या उपयुक्त में से एक से थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? प्रश्न संख्या 24
प्रश्न संख्या 24 का क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? तो हम जानते हैं वह रेलवे का सवारी जो डिब्बा कारखाना ना, वह कहां पर है? पेम्बूर चेन्नई में है। पेम्बूर चेन्नई में, ऑप्शन संख्या बी। तो करेंगे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा दिया गया है, इसे आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पर, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो हम जानते हैं भैया वह कौन सा होगा? महात्मा गांधी सेतु। इसमें से अगर बात करेंगे, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है। कहां पर? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है, जो कहां पर है? पटना में है। कहां भाई? पटना में है। इसे आपको ध्यान में रखना है। कहां पर? पटना में पड़ेगा। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बात किया जाए तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर, भारत में सबसे लंबे जो है नदी पर सबसे लंबा पुल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। आपके सामने केरल और गोवा मार्गों के बीच कितनी सुरंगें हैं? केरल और गोवा की बात करें, केरल और आपसे कह रहा गोवा मार्गों के बीच कितनी सुरंगें? 91, 92, 93, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का क्या होगा? 26 की अगर हम बात करें कितने आपको सुरंग मिलेंगे? तो 92 सुरंग मिलेंगे। ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है? बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा कि भाई साहब गोवा के जो दक्षिण है में पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल या कन्नड़ या कोंकण या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है? गोवा के दक्षिण में जो पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं उसे किस नाम से? कन्नड़ के नाम से जानते। किस नाम से भाई साहब? क्योंकि बी ऑप्शन बनेगा। गोवा का जो दक्षिण में पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय पट्टी है, उसे हम कंकड़ के नाम, कोरोमंडल जो पूर्वी भाग है उसे हम बोलेंगे कोरोमंडल। ठीक है, तो आपका याद तो नहीं बनेगा 27 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है? लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है? आच्छादित करता, दक्कन के पठार को जो है आच्छादित करता कौन सी प्रकार की मिट्टी है? तो हम जानते हैं वह मिट्टी है काली मिट्टी। वह है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को बोलते हैं रेंगुर मिट्टी। क्या? रेंगुर मिट्टी के नाम से बोलते हैं, रेंगुर मिट्टी से नाम से बोलते हैं, करेल मिट्टी के नाम से, करेल मिट्टी के नाम से बोला जाता है यूपी में, करेल मिट्टी के नाम से बोला जाता है, करेल मिट्टी के नाम से। ठीक है, ये सारे आपके नाम हैं, बहुत सारे इसके काली मिट्टी के नाम हैं। ठीक है, तो भैया इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेंगुर हो गया, करेल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, या आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न आगे, सूरत को भारत की किस रूप में जानता है? सूरत को भारत को भी कहा जाता है। सूरत है भाई साहब, सूरत को भारत की क्या कहा जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। ऐसा तो पिंक सिटी, गुलाबी नगर किसे बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है भाई? जयपुर को बोला जाता है। या तो नहीं बनेगा सिटी आप का लेक्स, झीलों की नगरी भी नहीं बोला जाता है। क्या सूरत को झीलों की नगरी? नहीं, गलत होगा। क्या भाई साहब कह रहा कि ब्लू सिटी, नील नगरी बोला जाता है? नहीं, कह रहा डायमंड सिटी या हीरो की नगरी एकदम बोला जाता है। तो हम जानते हैं सूरत को भारत की क्या बोला जाता है? वह हीरो की नगरी या डायमंड सिटी के नाम से बोला जाता है। एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 30, यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, कोहिमा से क्या करते हैं? कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? 5 राज्य से, 6 राज्य से, 7 राज्य से, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा? अच्छा प्रश्न है, इसके लिए जवाब दीजिएगा। कितने राज्यों से आपको कम से कम क्या बनना, गुजरना पड़ेगा? बेहतरीन प्रश्न है, इसके लिए जवाब देंगे आप सभी। कितने राज्यों से कम आपको गुजरना पड़ जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न, और ऐसे प्रश्न क्या करता है आपके पेपर में टपकने के चांसेस होते हैं जी। एकदम इसमें से बताइएगा कितना आपका हो सकता है जी।
तो हम जानते हैं आपको कितना कितना होगा, नागालैंड होगा, असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा और तमिलनाडु क्या होगा, और केरल हो जाएगा। क्या भैया आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ आपका नागालैंड, यहां पर कितने राज्य हो सकते हैं, इसमें से अगर बात करेंगे हम सभी जो बात करेंगे कितने राज्य होंगे, वह अगर राज्य की बात करेंगे ना, तो राज्य की बात करेंगे हमारा कितने राज्य से होकर, 7 राज्यों से होकर गुजरेंगे। कितने राज्यों से, 7 राज्यों से। नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया आपका आंध्र प्रदेश है ना, ये सारे हैं जो आपके 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आपको कम से कम क्या जाना है आपको, या कोट्टम कहां पड़ेगा, कोट्टम केरल में पड़ेगा, कोट्टम कहां, केरल में पड़ेगा, ठीक है, तो कोट्टम केरल पड़ेगा, तो या केरल हमें जाना है, केरल में हमें जाना है। तो करा कि भाई साहब कोहिमा से कोट्टम तक हमें जाना है, तो कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं वह क्या आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड से आरंभ करेंगे, नागालैंड से आरंभ करेंगे, कोहिमा कहां पड़ेगा, नागालैंड पड़ेगा, नागालैंड से आरंभ करेंगे और हमें केरल में जाना है। तो हम जानते हैं, तो पहले हम नागालैंड से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम कहां जाएंगे, इसके बाद असम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, फिर हम जाएंगे जो है उड़ीसा जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, फिर हम केरल पहुंच जाएंगे। तो ये 7 राज्य से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा। राइट ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आपके सामने है केरल का कुट्टानाडी प्रसिद्ध है, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र या मीठे पानी की झील के लिए, या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 31 का क्या राइट होगा, प्रश्न संख्या 31 का क्या राइट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना भाई, यह प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, पिछला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप सभी जवाब दीजिएगा। एक बार मैं लिख भी देता हूं आपको जी, एक बार थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए जी, एकदम मैं लिख भी देता हूं जी, इसको इस प्रश्न को लिख देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने नहीं बताया। नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, और आपका केरल हो गया, ठीक है। तो आपका कितना हो गया राज्य देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको कितने राज्यों से, 7 राज्यों से हो जाना, ठीक है। 1 हो गया ना, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। तो ये तो मैंने बताया है ना, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात की जाए, 31 की बात करेंगे तो किसमें से क्या होगा, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध किसके लिए है, केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी। ओके, तो इसका किसके लिए प्रसिद्ध होगा जी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एकदम जो केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र की वजह से। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। या वह का बहुत इंपॉर्टेंट 2004 में, 2005 में, 2006 में, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब पास हुआ था, तब भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आपके किस पुस्तक में, आपको जब एनसीईआरटी की बुक आपको मिलेगा ना, एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर भी, अगर आपको देखना पड़ेगा ना, चैप्टर नंबर अगर आप जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में है, चैप्टर नंबर 9 में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो करा कि आपका क्या होगा, 2006 में होगा, 2006 इसका राइट ऑप्शन। क्या भैया 2006 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2006 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने है, कबड्डी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है, सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी परिषद, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है जी, इसके लिए बताइएगा क्या आपका राइट ऑप्शन होगा। कह कबड्डी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है, तो हम जानते हैं वह कौन सा होगा, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ होगा। ऑप्शन संख्या 20 का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ रहा है, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल होगा ना, वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी,
कौन सा भैया? कबड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न आगे कह रहा है कबड्डी मैच के प्रत्येक पक्ष में टीम में कितने सदस्य होते हैं? ये सारे आपके पेपर में आ सकते हैं एनसीईआरटी के, जी एकदम एनसीईआरटी की थ्रू से आ सकता है। कबड्डी मैच के प्रत्येक पक्ष में कितने सदस्य होते हैं? कह रहा कि 5, 7, 9 उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कितने सदस्य होते हैं, वह 7 सदस्य होते हैं। प्रत्येक में कितने होते हैं? प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक टीम के बात किया, टीम के कितने सदस्य होते हैं? एक बात करें, एक पक्ष में 7 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं, तो टोटल 14 होंगे। तो कम से कम प्रत्येक, अगर बात कबड्डी मैच के प्रत्येक पक्ष में टीम के सदस्य कितने होते हैं? टीम के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। कह रहा कि भारत के राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कबड्डी को किस वर्ष शामिल किया गया था? भारत के राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी को किस वर्ष शामिल किया गया था? कह रहा कि 1938 में, 1939 में, 1940 में, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस वर्ष शामिल किया गया था भैया? तो 1938 में शामिल किया गया। कब? 1938 में शामिल किया गया था कबड्डी को भारतीय राष्ट्रीय खेलों में। आगे बात किया जाए, कह रहा किस ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करेंगे, प्रदर्शन खेल के रूप में प्रचार के उद्देश्य से पहली बार कबड्डी की शुरुआत की गई थी? किस ओलंपिक में प्रदर्शन खेल के रूप में प्रचार के उद्देश्य से पहली बार कबड्डी की शुरुआत? 1932 ओलंपिक में, 1933 ओलंपिक में, या 1934 ओलंपिक में, 1935 या 1936? किस ओलंपिक में इसकी शुरुआत की गई थी? किस ओलंपिक में इसकी शुरुआत की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो किस ओलंपिक में प्रदर्शन खेल के रूप में प्रचार के उद्देश्य से किया गया था? 1936 के ओलंपिक में, 1936 के ओलंपिक में किया गया था। ऑप्शन संख्या आपका बनेगा डी, ई ऑप्शन। नेक्स्ट है जो चित्रकाल किसी कथा का चित्रण करती है तथा जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकथी कहते हैं। यह चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से या किस राज्य से संबंधित होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र से संबंधित है या उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या भैया इसका राइट ऑप्शन बनेगा? बेहतरीन प्रश्न है, आपके सामने है, देखिएगा। जो चित्रकाल किसी कथा का चित्रण करती है, ठीक है, जो किसी कथा का चित्रण करती है, तो जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जिनमें सिर्फ प्राकृतिक, उस चित्रकला को चित्रकथी कहते हैं। या चित्रकथा या चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से, एकदम भैया महाराष्ट्र से आपका संबंध रखेगा। किससे है? महाराष्ट्र से। एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक उठा के देखिए, क्लास 4 के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो यह चित्र एक तरीके से चित्रकला है, उससे महाराष्ट्र से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे कहा कि इसमें से किस फूल का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है? इसमें कौन से फूल का इस्तेमाल इत्र, जी तो परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है? चमेली का या कमलिया का, सूरजमुखी का, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फूल बनाने के उपयोग किया जाता है ना, वह चमेली के फूल का उपयोग किया जाता है। किसका? चमेली किया जाता है। ए ऑप्शन। कह कि पुराने समय में नीम और कीकर के पेड़ की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता था? पुराने समय में नील और कीकर के पेड़ की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता था? कह कि लकड़ियों पर लेप लगाना, या फिर कह रहा दीवारों को कोट करने के लिए, या जानवरों के लिए, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए भैया किया जाता था? जो लकड़ियों, यहां पर लकड़ियों होगा, लकड़ियों, यहां पर लिख दिया लकड़ियों, लिख देता हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, लकड़ियों पर लेप लगाने, लकड़ियों, जी बताएंगे इसका क्या होगा? लकड़ियों पर लेप लगाने। लकड़ियों पर लेप लगाना, तो इसमें से क्या होगा? दीवारों पर कोट करने के लिए तो जो नीम और कीकर की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, वह क्या लकड़ियों पर क्या करना? लकड़ियों पर क्या करना? लेप लगाने के लिए किया जाता है। आगे बात करें, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस की पूजा करते थे? अगर हम साथ ही इस प्रश्न का बात कर लेना, तो यह प्रश्न आपके पूछा गया कहां पर? टीआरई, बीपीएससी के टीआरई में पूछा गया। टीआरई के बीपीएससी टीआरई
1.0 के पेपर में, 1.0 के पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन आया था। और इस ध्यान दीजिएगा 1.0 में पूछा गया, जो आपका जो पुरुष मतलब अगर पुरुष वर्ग का जो पेपर हुआ था उसमें, पुरुष वर्ग के पेपर में यह पूछा गया था। इसे आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे तो जरूर मिलेगा। आप ऐसा लिखा गया, छोटा नागपुर क्षेत्र में क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? क्या इमली और आम के? भाई साहब इमली और आम के नहीं करते। पीपल और बरगद के? नहीं। महुआ और कदम के एकदम करते थे। ऑप्शन संख्या सी, महुआ और कदम के पेड़ का करते थे। ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 41 नंबर 42 नंबर। कर स्कीमो अपने घर अर्थात इग्लू को बर्फ से बनाता है, इसका कारण क्या है? इसका क्यों ऐसा बनाता है, बर्फ से बनाता है? बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, या अगर बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, या अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, या उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42 नंबर का क्या होगा जी? तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? जो स्कीमो है, जनजाति है, अपने घर की बात करें, अपने घर को इग्लू से क्या करें, इग्लू से को बर्फ से बनाता है, उसका रीजन क्या है? बर्फ की जो दीवारें है ना, बर्फ की दीवारों के बीच की जो हवा है, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से क्या करता है? निकलने से रोकती है। इसी वजह से क्या करता हुआ इग्लू को बर्फ से बनाता है। ठीक है, वह इग्लू क्या है? घर है, उनका घर का स्थान होता है इग्लू, और बर्फ से बनाता है। तो इसका मतलब है बर्फ की दीवारें होंगी ना, दीवारों के बीच तो हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकती, इस वजह से बनाता है। ये ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णित करता है? कौन सा रंग न्यूनतम प्रकीर्णित करता, मतलब न्यूनतम प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव करता है। न्यूनतम कौन सा फैलाव करता है? तो हम जानते हैं क्या वैगनी, क्या नीला, लाल, पीला, उपरोक्त में से एक से दी। क्या भाई साहब बनेगा? तो हम जानते हैं भैया, जो सबसे ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वह क्या होगा? सबसे कम। जो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या ज्यादा किस रंग का होता है? ज्यादा होता भाई साहब लाल का होता है, लाल होता है। जब लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, अगर तरंग दैर्घ्य कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो किसका होता है तरंग दैर्घ्य कम? वैगनी का होता है। और हम बात करें इसका क्या होगा? प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, तो अधिक हो जाएगा। तो फैलाव अधिक होगा। और हम जानते हैं जो ठंडियों में यूज किया जाता है, किस रंग का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया हम जानते हैं वह करते हैं कि लाल रंग का करते हैं। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी, लाल रंग का करते हैं। आपने देखा होगा कोहरे में हमेशा से रेड लाइट जो है जला करके चलाया जाता है, जो यातायात की सुविधा को सही सुचारू रूप से करने के लिए। नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी के अंदर एक मछली को देखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी के किनारे कोई एक आदमी खड़ा है, अब पानी के अंदर एक मछली को देखता है। वह मछली को क्या करता है? मूल स्थिति में ठीक नीचे देखता है, या मूल स्थिति से ठीक ऊपर देखता है, या अपने मूल स्थिति पर देखता है, या उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक मछली को देखता है और मछली को देखने की बात करा कि पानी में देखता है। वह मछली को कहां देखता है? मूल स्थिति से ठीक नीचे, जहां मूल स्थिति जहां मछली देख रहा है, जहां देख रहा है उसके ठीक नीचे, या मूल स्थिति के ठीक ऊपर देखेगा, या मूल स्थिति पर देखेगा, उसी मूल बिंदु पर, या कहां पर देखा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यह आपको बहुत अच्छे से पूछा गया। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है जी? इसमें क्या होगा? तो हम जानते हैं ठीक नीचे नहीं बनेगा, ठीक ऊपर बनेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी के अंदर एक मछली को देखता है। वह मछली को क्या कर रहा है? मूल स्थिति के ठीक ऊपर देख रहा है। मछली को मूल स्थिति के ठीक ऊपर देख रहा है। ऑप्शन संख्या आपका इसका बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न। तेल रिसाव, या औद्योगिक अपशिष्ट जल, कृषि अपवाह, या
जो वाहित मल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा? क्या आपका इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? समुद्री प्रदूषण का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? निम्न में से इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए जवाब दीजिएगा। क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा? क्या इसमें से आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? जी, तो इसमें से क्या होगा? समुद्री प्रदूषण का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? कृषि अपवाह या तेल रिसाव? तो मुख्य भूमि की बात, जो मुख्य कारक की सबसे प्रमुख स्रोत इसमें कारक, निम्न कारक है समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा बन सकता है? वह कृषि का क्या होगा? प्रवाह होगा। कृषि का क्या? अपवाह होगा। कृषि का अपवाह सबसे ज्यादा इसका बनता है। तेल रिसाव, भाई तेल रिसाव से होगा, लेकिन सबसे प्रमुख बोल रहा है कृषि अपवाह होगा। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित कौन पानी में, निम्नलिखित में से कौन पानी में पौधे और जानवरों के विलुप्त होने का कारण है? कर ऑक्सीजन की कमी, या फिर कर नाइट्रोजन की कमी, क्लोरीन की कमी, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 नंबर का। क्या आपका राइट होगा? कर निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन पानी में पौधे और जानवरों के विलुप्त होने का कारण है? वह है ऑक्सीजन की कमी। क्या है? ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा ना, तो जानवर, और अगर साथ ही साथ बात करेंगे, जैसे आदमी क्या होता है, जब आप कभी नहाते हैं और डूबने लगते हैं, तो ऑक्सीजन, जब आप नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यही तो करा है कि पानी में पौधे और जानवरों के विलुप्त होने का जो कारण है वो ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न आगे करा कि यहाँ पे फिल करना आपको, करा जल को, यहाँ पर देखिए, जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है। इनमें से कौन सा रिक्त स्थान का सही नहीं बैठता है? कौन सही इसमें से नहीं बैठता है? नदी में फेंका गया वाहित मल, या हवा में धूल, या फिर सुपोषण, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47 नंबर के लिए बताइएगा, इसमें से क्या होगा? हवा में धूल। यहां पर देखिए हम फिल करते हैं, अगर हवा में धूल फिल करते हैं, देखेंगे हवा में धूल, हवा में अगर धूल फिल करते हैं, ठीक है, देखिए हवा में धूल जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है। हवा में धूल जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है। इनमें से कौन सा रिक्त स्थानों का सही नहीं बैठता है? तो भैया सा हवा में धूल, यही तो नहीं बैठेगा क्या? बैठेगा क्या? या सही अगर हम फिल करें हवा में धूल, तो ये बैठेगा? नहीं बैठेगा। अच्छा, यहां पर हम फिल करते हैं इसको, नदी में फेंका गया वाहित मल जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है। ठीक है भाई साहब, जब प्रदूषण होगा तो मछली मरेंगे कि नहीं मरेंगे? एकदम मरेंगे। इसका मतलब ये फिट बैठेगा। आपसे कहा कौन सा सही पर सही तरीके से सेट नहीं होता है, इसका मतलब आपको निगेटिव हमारे ढूंढ के बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी में फेंका गया वाहित मल जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है, तो मारेगा। ठीक है, या तो फिट बैठ रहा है। हवा में धूल, कहीं हवा में धूल का क्या यहाँ पर लिंक है? कोई मतलब नहीं। सुपोषण जल को ऑक्सीजन रहित करके मछली को मारता है। सही भाई साहब, जब सुपोषण नहीं रहेगा तो सीधा सा मछली बनेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या बी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि हमसे क्या रहा, निगेटिव पूछ रहा, गलत हमसे पूछ रहा था, तो गलत यहाँ यही बैठेगा, हवा में धूल। इसका कोई अर्थ नहीं है। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फ्लोरिकल्चर, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फूलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर है। सिल्वीकल्चर वन पेड़ों की खेती की कला और विज्ञान को बोला जाता है, या फिर आपका फूलों की खेती करने की कला और विज्ञान को बोला जाता है, या घास की खेती करने की कला और विज्ञान को बोला जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें से क्या हो सकता है? सिल्वीकल्चर किसे बोला जाता है? सिल्वीकल्चर किसे बोला जाता है? हम जानते हैं फूलों की खेती करने की कला की बात करेंगे, कला और विज्ञान के फ्लोरिकल्चर होगा। गलत है या नहीं होगा? घास की खेती करने और कला विज्ञान, या भी कोई मतलब नहीं। वन के पेड़ों की खेती कला और विज्ञान को क्या बोला जाता है? सिल्वीकल्चर बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, इसका राइट ऑप्शन होगा। सीधा आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सारी की सही चीजें आपको दी गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आज का 50वां नंबर क्वेश्चन है, शुगर बेबी किसकी एक किस्म है? शुगर बेबी किसकी एक किस्म है? तरबूज की, या फिर करा कि आम की,
खीरा की, लौकी की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुगर बेबी जो एक किस्म है, शुगर बेबी तरबूज की एक किस्म है। क्या है? शुगर बेबी तरबूज की तरबूज की बात करें, शुगर बेबी तरबूज की एक प्रकार की किस्म होती है, एक वैरायटी होती है, किस्म होती है, उसका एक भाग है, एक तरीके से आप कहते हैं किस्म है। तो आप ऐसा कहा जा सकता है शुगर बेबी को तरबूज का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी के सामने 50 प्रश्न रखने का प्रयास किया गया और हम सभी क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को ना देखे हों जरूर आप लोग देखें, क्योंकि आपके पेपर के लिए पीआरटी की दो साथी होंगे जो आपका बीपीएससी 3.0 के देने जा रहे हैं एग्जाम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आप टीआरई 4.0 की अगर तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त में उसका प्रवास प्रस्तावित है, तो अगस्त 24 अगस्त को होगा, तो अभी से जब आप तैयारी करेंगे तभी आपके लिए यूजफुल हो पाएगा। तभी से आप अभी से आप प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको अगस्त में पेपर देना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जो देने जा रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। कहीं किसी अपने दोस्त देने जा रहे हो, आपके कोई मित्र हित्र हो, उनके पास सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी क्लास के बारे में अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर लिखने का प्रयास करें। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू क्लास।